गाइस, गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक से आ रही है या नहीं। जल्दी से मुझे अपडेट कर दीजिए। यस, जल्दी 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 दोस्तों, मुझे जल्दी से अपडेट कर दो कि क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक से आ पा रही है या नहीं आ पा रही। जल्दी से मुझे बता दीजिए। यस, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी जल्दी। यस गाइस, लेट मी नो। हाँ जी। यस कार्तिक, गुड इवनिंग। भूपेंद्र, गुड इवनिंग। दीक्षा, गुड इवनिंग। चंचल, गुड इवनिंग। जानवी, गुड इवनिंग। यस वर्णन, गुड इवनिंग। यस, ऑल ओके। दीक्षा ने मुझे बोल दिया सर ऑल ओके, एकदम परफेक्ट है सर, मस्त है। आवाज वगैरह सब एकदम बढ़िया आ रही है सर, आप अच्छे दिख रहे हो, बहुत बढ़िया। आप तो बस आज काम की बात शुरू करो। अजय काला जी बोल रहे हैं जय हिंद सर। जय हिंद अजय जी, जय हिंद, भारत माता की जय। ठीक है, यस, चलिए ओके दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। लेकिन एक बहुत गलत बात है, मैं तुम्हें बताऊं। यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है 15 व्यूअर्स है और लाइक जो है ना वो मुझे सिर्फ 7 दिखाई दे रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। ठीक है, व्यूअर्स जितने हैं उतने लाइक्स भी होने चाहिए। ठीक है, यस। तो जितने व्यूअर हो सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जो काउंटिंग है वो बिल्कुल बराबर पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, ओके, चलो। अच्छा दोस्तों, अब जरा अपनी बात को याद करें। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, हमने किनेशियन थियरी के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया था और मैंने आपको यह बताया था कि किनेशियन थियरी जो है वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, जॉन मिनार्ड कीन्स। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1936 में, जिस किताब का नाम था द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने अपनी थियरी जो है वो बताई थी और उसी थियरी को हम लोग यहाँ पे किनेशियन थियरी के नाम से पढ़ने जा रही हैं। मजेदार बात मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने एक रिलेशनशिप समझाया था कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम, वो कोई भी इकोनॉमी जो है वो क्यों ऊपर जाती है, क्यों नीचे आती है। एक इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो कहां पर होता है, कैसे होता है, वो सारी की सारी चीजें इन्होंने बताई। यहां तक कि इन्होंने ये भी बताया कि अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे को बढ़ा दे, अगर लोगों का इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में हमारे देश में जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो हमारे देश की नेशनल इनकम है, जीडीपी है, वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया। और दोस्तों, मैं यहां पर इसी के बारे में अब आपके साथ में पूरी की पूरी बात करने जा रहा हूं। ठीक है, और मैं रोजाना भूल जाता हूं, क्या भूल जाता हूं मैं रोजाना? अपने मोबाइल फोन को साइलेंट करना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब मोबाइल फोन को साइलेंट मैंने कर दिया है। बढ़ते हैं आगे, चलो। दोस्तों, आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक सर्कुलर फ्लो मैंने आप लोगों को सिखा रहा था, जिसमें एक तरफ था बिजनेस और दूसरी तरफ था हाउस होल्ड। ठीक है, एक तरफ था बिजनेस और दूसरी तरफ था हाउस होल्ड। बिजनेस हाउस होल्ड जो है वो बिजनेस को देता है फैक्टर सर्विस, और बेटा जो बिजनेस है वो हाउस होल्ड को देता है फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड को क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। उसी तरीके से बेटा ये जो हाउस होल्ड को अब जो पैसा मिला, हाउस होल्ड इस पैसे को खर्च करेगा, दैट विल बी नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और बेटा ये जो पैसा हाउस होल्ड ने खर्च किया, इसके बदले हाउस होल्ड को क्या मिलेगा? गुड्स एंड सर्विस। और बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलर फ्लो चलता है मेरे बच्चों, वो बिल्कुल इसी तरीके से चलता है। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो जो है वो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी के अंदर चलता है। वैसे ये जो सर्कुलर फ्लो यहां पर मैंने आपको समझाया, ये 2 सेक्टर मॉडल के बेसिस पर मैंने आप लोगों को समझाया। लेकिन आगे चल के मैं इस फ्लो को 3 सेक्टर मॉडल में भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं इस फ्लो को आप लोगों को 4 सेक्टर मॉडल में भी एक्सप्लेन करूंगा। वहां पर भी अपन इस फ्लो को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में पूछा गया था कि भाई साहब ये जो आपका 2 सेक्टर मॉडल है, इस 2 सेक्टर मॉडल की ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप बता रहे हो, इसके पीछे अजम्पशंस क्या क्या हैं वो आप बताओ। ठीक है, तो क्या हम लोग जल्दी से उन अजम्पशंस के बारे में लिखिए जो हमारे एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं? तो लिखो फटाफट से।
बेटा सर्कुलर फ्लो के बाद में मैंने आप लोगों को कुछ लिखवाया नहीं था शायद, तो आप लोग प्लीज इसे मेरे साथ में ध्यान से लिखिए। चलिए, हाँ जी, यस, गुड इवनिंग ऋषि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग निकेत, गुड इवनिंग आकर्ष, यस। चलिए दोस्तों, तो मेरे साथ में फटाफट से अब आप लोग लिखना शुरू करेंगे अजम्पशंस। तो हेडिंग डाल दीजिए assumptions for two sector economy, assumptions for two sector economy, बेटा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और मैं आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन एक बार आ चुका है और ये वाला जो है ये दोबारा से आने का पूरा चांस है, इसलिए प्लीज देखो। ए, देयर आर only two sectors in economy which are household sector and business sector, हाउसहोल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर। ठीक, अब एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था बेसिकली चार सेक्टर होते हैं, हाउसहोल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट और फॉरेन। अब एक बात मुझे बताओ दोस्तों कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर अगर नहीं होगा तो यहां पर इकोनॉमी के अंदर कुछ चीजें गायब हो जाएंगी, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी ट्रांसफर पेमेंट होते हैं वो बंद हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। गवर्नमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो नहीं होगा। और नंबर तीन, गवर्नमेंट जो हमसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करती है वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन यहां पे टू सेक्टर इकोनॉमी मानते हैं तो अपन गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी की सारी चीजों को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब जब मैं टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करूंगा तो मैं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को कंसिडर नहीं करूंगा, मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात नहीं करूंगा, मैं गवर्नमेंट के ट्रांसफर पेमेंट की बात नहीं करूंगा। ठीक है, लिखें दूसरी असम्पशन, देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, there is no government sector. It means there will be no transfer payments from government, comma, no taxes and no government expenditure, no government expenditure। ठीक है, तीसरी बात, आप लोग यहां पे टू सेक्टर मॉडल में ये अज्यूम करते हो कि कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, और फॉरेन सेक्टर नहीं है इसका मतलब ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब ये देश अपने अंदर ही सारा व्यापार चलाता है, ना तो ये किसी को एक्सपोर्ट करता है ना किसी से इंपोर्ट करता है। तो यहां पर कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होगा। मतलब जब मैं टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करूंगा तो टू सेक्टर इकोनॉमी में मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का जिक्र नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है और यहां पर कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है। तो लिखो तीसरी अजम्पशन, दिस इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड there is no foreign sector
there is no foreign sector. It means there will be no imports and exports. There will be no imports and exports. तो बेटा यहां पर हमारा कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होगा। चौथी बात, अब जरा चौथी बात को बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ में सुनो, चौथी बात को ध्यान से समझना। यस, हाँ जी, अब यहां पे चौथी बात को समझना। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली जो बात है वो तो हो गई। अब इसके बाद में बात आती है कि जो बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर है, इसके बारे में भी कुछ अजम्पशंस हैं। अब अजम्पशंस क्या, उनको समझो। बिजनेस सेक्टर, अभी ये जो सर्कुलर फ्लो अपन लोग यहां पे देख रहे हैं, अभी जो सर्कुलर फ्लो यहां पर मैंने आपको बना के बताया था, उस सर्कुलर फ्लो में अपन ये मान के चलते हैं कि सारे फैक्टर सर्विसेज कौन दे रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर। और जो बिजनेस सेक्टर है वो पूरा का पूरा जो पेमेंट है, फैक्टर पेमेंट, वो किसको दे रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो यहां पर अंदर एक अजम्पशन छुपी हुई है, और अजम्पशन ये कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन कर रहा है, कौन ओन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर। सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर। अब आपको मालूम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपने वहां पर लेबर दे रखी है, तो ये जो लेबर है, ये जो वर्कर्स हैं, ये सारे के सारे कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोग। आपने बिजनेस को लोन दे रखा है जिस पर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। वो लोन भी किसने दे रखा है, हाउस होल्ड सेक्टर ने। अब यहां पे एंटरप्रेन्योर जो है उसने कैपिटल लगा रखी है, तो वो कैपिटल लगाने वाले जो एंटरप्रेन्योर है वो भी सारे के सारे कौन है, हाउस होल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा यहां पर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। वो कौन ओन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। मतलब जितनी भी फैक्टर सर्विसेज दी जा रही है वो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा ही दी जा रही है, और जितना भी फैक्टर पेमेंट रिसीव किया जा रहा है वो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा ही रिसीव किया जा रहा है, दूसरा कोई भी इसे रिसीव नहीं कर रहा। ठीक है, लिखो ये वाली बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा ये पॉइंट अभी बहुत इजी लग रहा है, बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये सारी चीजें आगे जाकर के एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होने वाली है, इसलिए इन अजम्पशंस को बहुत ध्यान से सुनना। All the factor services are owned by household sector. It means all the factor services are provided by household sector and factor payment is fully made to household sector। और बेटा ये जो पूरा का पूरा पेमेंट है, ये पूरा का पूरा पेमेंट हम किसको करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को करते हैं। पूरा का पूरा पेमेंट किसको करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को करते हैं। एक लास्ट अजम्पशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये लास्ट अजम्पशन है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा यहां पे एक और अजम्पशन रखी जाती है कि जो भी हमारा बिजनेस सेक्टर है वो कोई रिटेन्ड प्रॉफिट नहीं रखेगा। मतलब बिजनेस सेक्टर के पास जितना भी पैसा आएगा वो पूरा का पूरा पैसा फैक्टर पेमेंट के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर को दे देगा। वो पूरा का पूरा पैसा हाउस होल्ड सेक्टर को दे देगा, वो पूरा का पूरा पैसा हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। वो कोई रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड प्रॉफिट के रूप में पैसा अपने पास नहीं रखेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि बिजनेस सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा पैसा
फैक्टर पेमेंट के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर को पे कर देगा, वो अपने पास में कोई रिटेन्ड प्रॉफिट नहीं रखेगा, वो अपने पास में कोई भी रिटेन्ड प्रॉफिट नहीं रखेगा। क्लियर है बात? तो लिखो फटाफट से, बिजनेस सेक्टर will not have any retained profits, and all the amount received by business sector is paid to household sector as factor payments, तो बेटा यहां पे बिजनेस सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा पैसा हाउस होल्ड सेक्टर को पे कर देगा फैक्टर पेमेंट्स की तरह, वो सारा का सारा पैसा पे कर देगा फैक्टर पेमेंट्स की तरह, और वो सारा का सारा पैसा किसके पास जाएगा? हाउस होल्ड सेक्टर के पास में। अब गाइस जल्दी से मुझे बताइए कि मैंने यहां पे जो अजम्पशन लिखवाई है आपको टू सेक्टर इकोनॉमी के लिए, टू सेक्टर मॉडल के लिए जो मैंने आपको अजम्पशंस लिखवाई, ये सारी की सारी अजम्पशंस आप लोगों को समझ में आई या नहीं? मेरा मानना है बहुत बेसिक सी बात मैंने लिखवाई, एकदम सिंपल सी बात है। टू सेक्टर इकोनॉमी है तो सिंपल सी बात है, हमारी अजम्पशन ये है कि हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर है, एक बिजनेस सेक्टर और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक, यस सुजंग, बिल्कुल। दूसरी बात, यहां पर कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, और गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है तो यहां पर कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। एक बात, मेरी बात को समझना, आप लोगों को दिमाग में एक पॉइंट बहुत अच्छा यहां पर जाना चाहिए कि सर एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है तो जो हमारी इनकम है वही हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी है। क्यों? आपको याद है डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते थे अपन लोग निकालते थे पर्सनल इनकम, और पर्सनल इनकम में से हम लोग माइनस कर देते थे किसको? पर्सनल टैक्स को। तो पर्सनल इनकम में से हम लोग पर्सनल टैक्स को माइनस कर देते थे तो हमारे पास आती थी डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट सेक्टर है ही नहीं तो जो हमारी पर्सनल इनकम है वही हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी है। एक और बात ध्यान से सुनो, अगर गवर्नमेंट नहीं है तो हमारा यहां पर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, और कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, तो जो हमारी जीडीपी एमपी है वही हमारी जीडीपी एफसीबी है। मतलब जो हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वही हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी है। क्यों? क्योंकि यहां पर ना तो कोई सब्सिडी है, ना कोई इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये भी आपका चेंज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ पे ये क्लोज्ड इकोनॉमी है और यहाँ पर कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, और बेटा यहाँ पर कोई भी फॉरेन सेक्टर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर ना तो कोई एक्सपोर्ट है ना ही कोई इंपोर्ट है, इसके अलावा बेटा यहाँ पर हम लोगों ने टू सेक्टर मॉडल में जो सर्कुलर फ्लो मैंने आपको कल बना के बताया था, तो सर्कुलर फ्लो को देख करके आपको ये अजम्पशन समझ में आ गई होगी कि भैया इकोनॉमी में दो ही लोग हैं, बिजनेस और हाउस होल्ड। तो ऑब्वियस ही बात है, सारी की सारी जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनका मालिक कौन है? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड सेक्टर सारी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको? बिजनेस को। और बिजनेस के पास में जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा पैसा फैक्टर पेमेंट के रूप में किसको देता है? हाउस होल्ड सेक्टर को। और हाउस होल्ड सेक्टर उस पूरे के पूरे पैसे को खर्च कर देता है और किसको दे देता है? बिजनेस सेक्टर को। और इसके बदले बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है बात? तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो बिजनेस सेक्टर है, वो जो हाउस होल्ड सेक्टर है, वो पूरे के पूरे फैक्टर सर्विसेज को ओन करता है और सारी की सारी फैक्टर सर्विसेज वही प्रोवाइड करता है और सारा का सारा फैक्टर पेमेंट भी उन्हीं को मिलता है। एक और बात यहां पे ध्यान रखना है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे तब आप लोगों को ये वाली जो चीज है ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम में आएगी। अभी जैसे अजय काला जो है वो पूछ रहा है, वो यही वाली बात पूछ रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। बिजनेस सेक्टर जो है उसमें कोई रिटेन्ड प्रॉफिट नहीं होगा, बिजनेस सेक्टर में कोई रिटेन्ड प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, मतलब बिजनेस सेक्टर जितना पैसा कमाएगा वो पूरा का पूरा पैसा फैक्टर पेमेंट के रूप में पे कर देगा। ठीक है,
अब जरा समझो बेटा, टू सेक्टर मॉडल, अभी हम लोग यहाँ पे जो बात समझ रहे हैं वो सिर्फ इक्विलिब्रियम के बारे में बात समझ रहे हैं। अजय, अभी अपन लोग जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पर कैसे आती है, मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ होता है इकोनॉमी के अंदर, अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए बेटा इकोनॉमी को ग्रो कैसे करवाना है वो बात की बात है, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर कैसे आती है, ठीक है। तो इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम के बारे में अभी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके गाइस, अब जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मैं आपके साथ में आगे चलूं। एक बात मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको हेडिंग्स क्या लिखवाए थे, मुझे वो देखने पड़ेंगे, मैंने आप लोगों को क्या क्या हेडिंग्स लिखवाए थे कल की क्लास में। मिल गया। मैंने टू सेक्टर मॉडल शुरू किया था, उसमें पॉइंट नंबर 1 मैंने शुरू किया था सर्कुलर फ्लो, ठीक है, और आज मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है पॉइंट नंबर 2। ये जो मैंने लिखवाया दिस इज योर पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब आइए बेटा मेरे साथ में पॉइंट नंबर 3, मीनिंग ऑफ टर्म्स। बेटा अब ऑब्वियस ही बात है, किनेशियन थियरी को समझने के लिए मैं आपके साथ में बहुत सारी टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा, तो आप लोग मेरे साथ में यहां पर इन टर्म्स को, यस, आप मेरे साथ में इन टर्म्स को अब यहां पे ध्यान से समझना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलो सबसे पहली बात, यहां पर मैं अजय तुम्हारी बात का भी जवाब दूंगा। अभी अजय, अभी तुमने जो मुझसे बात पूछी थी मैं उस बात का भी जवाब दूंगा, तो प्लीज अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। यस, अरे यार अब जो भी पॉइंट लिखवाया था लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो आज सबसे पहला मैं तुम्हारे साथ में डिस्कस करूंगा एक शब्द एग्रीगेट डिमांड, जिसे आगे से हम लोग बोलेंगे एडी, एग्रीगेट डिमांड। बेटा अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और प्लीज ध्यान दीजिए। एक बात को समझो, हमारी इकोनॉमी के अंदर दो तरह के गुड्स की डिमांड चलती है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। और बेटा मैं आपको बता दूं, आप लोग जानते हैं कि मैं अपने लेक्चर्स को बहुत प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करता हूं, मतलब मुझे लास्ट तक जो जो चीजें काम में आने वाली हैं मैं हमेशा उनकी स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में मैं उनके लिए बहुत मजबूत बेस बना लेता हूं। तो शुरुआत में जो अपन लोग बेस बना लेते हैं ना, मजबूत वाला जो लॉजिक अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, वो लॉजिक आगे जाकर के जब हमारे डिफिकल्ट टॉपिक्स बनते हैं तो वहां पर हमें बिल्कुल भी जोड़ नहीं आता, क्योंकि हम अपना बेसिक जो है वो बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा करके आए हैं। ये बेसिक्स हैं, इनको हिलने मत देना, और प्लीज मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। आइए और ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात मैं करूंगा तुम्हारे साथ में, डिस्कस करूंगा एग्रीगेट डिमांड के बारे में। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर एग्रीगेट डिमांड क्या है। बेटा एग्रीगेट डिमांड की अगर मैं बात करूं तो हमारी इकोनॉमी के अंदर कुल मिलाकर दो तरह की चीजों की डिमांड होती है, आप लोग सब लोग जानते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं इन्वेस्टमेंट गुड्स। आप मुझे बताइए कि क्या भारत के अंदर अगर आप लोग देखो तो अनाज की डिमांड भी है, शैम्पू की डिमांड भी है, यहां पर शैम्पू की डिमांड भी है, यहां पर कार की डिमांड भी है, यहां पर मैकडी के बर्गर की डिमांड भी है, यहां पर पिज्जा हट के पिज्जा की डिमांड भी है, लेकिन एट द सेम टाइम मम्मी को ज्वेलरी की डिमांड भी है, मम्मी को बड़े घर की डिमांड भी है, पापा बड़ा मकान भी बनाना चाहते हैं, पापा एक नई फैक्ट्री भी लगाना चाहते हैं, पापा अपनी फैक्ट्री में नई मशीनें भी लगाना चाहते हैं, मैं अपने स्टूडियो को और लेविश बनाना चाहता हूं, मैं अपने स्टूडियो के अंदर और शानदार एक कैमरा लगाना चाहता हूं। तो जल्दी से मुझे बताइए, यस जल्दी से मुझे बताइए कि क्या देश के अंदर इन दोनों तरह के सामानों की डिमांड होती है? कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी होती है और इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड भी होती है। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी होती है और जो इन्वेस्टमेंट गुड्स हैं उनकी डिमांड भी होती है। और मित्रों अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की डिमांड और इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड दोनों की डिमांड को अगर मैं ऐड कर दूं तो बेटा ये मेरा कहलाएगा एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है बात? ये मेरे लिए क्या कहलाएगी? एग्रीगेट डिमांड। यस दीक्षा, यस सुजन, दोनों का जवाब आ गया, दोनों बोल रहे हैं यस सर। ऑब्वियस ही बात है सर, मम्मी जो है वो पापा को बोलती है आज रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे और आते टाइम जो है ना
वो एक 9 लाख का हार जो है वो लेकर के आएंगे, डायमंड नेकलेस भी लेकर के आएंगे। तो भैया यहां पर मम्मी ने कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी पैदा कर दी है और मम्मी ने यहां पर इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड जो है वो भी पैदा कर दी है। सही बात है ना? तो लिखो फटाफट से एग्रीगेट डिमांड। वी कैन क्लासिफाई डिमांड of goods and services, demand of goods and services of an economy in following two categories. In following two categories: A, consumer goods, और दूसरा इन्वेस्टमेंट गुड्स। इन्वेस्टमेंट्स गुड्स। बेटा कंज्यूमर गुड्स को हम लोग डिनोट करेंगे सी से, और बेटा इन्वेस्टमेंट गुड्स को हम लोग डिनोट करेंगे आई से। कंज्यूमर गुड्स को डिनोट करेंगे सी से और इन्वेस्टमेंट गुड्स को हम लोग डिनोट करेंगे आई से। पैराग्राफ चेंज करेंगे। इफ we add demand of consumer goods and investment goods, consumer goods and investment goods, then it will be known as एग्रीगेट डिमांड। बेटा मैंने शॉर्ट में एडी लिख दिया, आप पूरा लिख देना, इट विल बी नोन एज एग्रीगेट डिमांड। शिवम बोल रहा है यस। नहीं अरे कार्तिक, ज्वेलरी जो है वो कंज्यूमर गुड्स नहीं होती, ज्वेलरी इज इन्वेस्टमेंट गुड्स। ठीक है, ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट गुड्स है। आप कंज्यूम करके खत्म थोड़ी कर देते हो ज्वेलरी को, आप ज्वेलरी को लगातार अपने पास एक एसेट के रूप में रखते हो। अच्छा बताओ, ज्वेलरी जो है वो अगर आप खरीद रहे हो तो कहां जानी चाहिए, पी&एल में या बैलेंस शीट में? सोच के बताओ। अगर पी&एल में जानी चाहिए तो कंज्यूमर गुड्स हैं, बैलेंस शीट में जा रही है तो फिर ये इन्वेस्टमेंट गुड्स हैं। ठीक है, हाँ। और शुभम बोल रहा है सर शॉपिंग के नाम से पापा की तबीयत खराब हो जाती है। मेरी भी हो जाती है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखो सुजंग बोल रहा है सर बैलेंस शीट नहीं, लॉकर में जाती है ज्वेलरी। क्या बात है, सुनो। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको इन बातों को कनेक्ट करूंगा पिछले चैप्टर से, इसलिए प्लीज अब ध्यान से सुनना। तो यहां पर बेटा मैं ये कह सकता हूं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंज्यूमर गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स। हमारे देश में कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड है वो और जो हमारी इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड है वो, ये दोनों चीजें जो हैं वो मिलकर कहलाती हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अच्छा, किस किस बच्चे को एक्सपेंडिचर मेथड याद है? आपको जीडीपी एमपी निकालने का जो एक्सपेंडिचर मेथड था वो याद है? एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग जीडीपी एमपी निकाला करते थे कैसे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के तो क्या होते थे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद में हम लोग लेते थे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ये अपन लोग नेट एक्सपोर्ट यहां पे लेते थे। और बेटा इसके टोटल को हम लोग क्या बोलते थे? जीडीपी एमपी। याद आ रहा है? जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर मेथड में कैसे निकालते थे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया, फिर हमने गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया, फिर हमने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिया, फिर हमने नेट एक्सपोर्ट लिया। अब यहां पे दिमाग लगा के सोचो कि यहां पे ये टू सेक्टर मॉडल है, तो यहां पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये तो है ही नहीं,
और यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा यहां पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी नहीं है, तो यहां पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी नहीं है। अब अगर तुम दिमाग लगा के देखो तो यहां पे सिर्फ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और यहां पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। यहां पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ध्यान से देखो मैंने यहां पर वही चीज को यहां पर लिखा है, तो यहां पर मैंने लिखा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंज्यूमर गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स। और ध्यान से देखो यहां पर कंज्यूमर गुड्स मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट गुड्स मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर तुम यहां पे दिमाग लगा के समझो तो तुम्हें यहां पे समझ में आएगा कि ये जो लिखा है ना एग्रीगेट डिमांड, दिस एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट जीडीपी एमपी। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड यहां पर लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट जीडीपी एमपी, ये जीडीपी एमपी है, ठीक है। हाँ शुभम तिवारी ने तो पूरा जवाब भी दे दिया। यस अजय बोलो क्या बोल रहे हो। तो बेटा आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि जो यहां पर मैं एग्रीगेट डिमांड लिख रहा हूं वो एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट व्हाट इज जीडीपी एमपी, ठीक है। यस अब दोस्तों जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मैं फटाफट से आपको आगे की बात समझाऊं। यस 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 अजय बोल रहे गॉट इट, क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा दोस्तों अब यहां पर मैं आपके साथ में दूसरा शब्द डिस्कस करना चाहता हूं, दूसरा शब्द डिस्कस करना चाहता हूं और दूसरा शब्द मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया है एग्रीगेट डिमांड को और अब मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं कंजम्पशन फंक्शन को, कंजम्पशन को डिस्कस करना चाहता हूं कंजम्पशन फंक्शन। अब एक बात मुझे बताओ, ये यहां पे जो मैंने कंजम्पशन लिखा है ना, ठीक है, ये जो यहां पर मैंने कंजम्पशन लिखा है ये, अब मैं इसे यहां पे आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर कंजम्पशन जो है वो किस पर आधारित है? आप बोलिए सर कंजम्पशन जो है वो इनकम पे आधारित है, ऑब्वियस सी बात है। एक बात मुझे बताओ कि मैं तुम्हें बताऊं कि जब मैं सीए नहीं बना था तब मैं हर महीने 200 या 300 रुपए खर्च किया करता था, ठीक है। जब मैं सीए बन गया और मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं हर महीने 5 से 10 हजार रुपए खर्च करने लगा। ऑब्वियस सी बात है जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे आदमी का खर्चा भी बढ़ेगा। जरा सोचो कि अगर कोई आदमी अगर 10,000 की नौकरी करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका खर्चा 10,000 के बेसिस पर होगा, और अगर दूसरी तरफ अगर किसी आदमी की इनकम 10 लाख रुपए महीने की है तो ऑब्वियस सी बात है वो 10 लाख रुपए महीने के हिसाब से खर्च करेगा, हाँ कि ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम के ऊपर निर्भर करता है, मतलब हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारी इनकम पे आधारित है। जल्दी से बताओ ये वाली बात बिल्कुल सही है या नहीं है? कंजम्पशन फंक्शन की यही खास बात है। जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो कंजम्पशन है वो मेरी इनकम के ऊपर निर्भर करता है, मतलब जो हमारे देश का कंजम्पशन है वो हमारी देश की नेशनल इनकम पे निर्भर करता है। अजय काला बोल रहे सर आप बहुत कंजूस हो। अरे तो भैया कमाता ही 15,000 रुपए महीना हूं बेटा, तो 10,000 रुपए महीने से ज्यादा कैसे खर्च करूंगा, तो 5,000 तो मुझे सेव करना ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है मेरे पास, ठीक है। तुमने देखा नहीं टीचर जो हैं वो बिल्कुल गरीब होते हैं, और तुम्हें विश्वास नहीं है तो पुरानी पिक्चरें देखो, पुरानी पिक्चर में वो जो मास्टर जी होते हैं ना, वो मास्टर जी एक गरीब सा एकदम फटा हुआ कुर्ता पहन के और यहाँ पे एक झोला लटका करके जो है ना वो घूमते हुए स्कूल में आते हैं। तुमने पुरानी पिक्चरें देखी अमिताभ बच्चन वाली? तो अमिताभ बच्चन जब मास्टर जी बनता था कैसे बनता था? फटा हुआ कुर्ता खादी का और उसके ऊपर वो खादी का ही यहाँ पे थैला लटका करके और वो बिल्कुल धीरे धीरे जाता था। हाँ यस और ठीक है। अच्छा अब मैं तुमको बताता हूं, अभी तुम समझो कि भाई ऐसा समझो यार इनकम और कंजम्पशन का सीधा संबंध होता है। मेरी इनकम कम है, मेरे घर में मैं ही झाड़ू पोछा कर रहा हूं, ठीक है, और मुकेश अंबानी जो है उसकी इनकम बहुत ज्यादा है, उस भाई ने एंटालिया बना रखा है, मतलब वो अब उस घर की मेंटेनेंस के ऊपर वो कितना पैसा खर्च कर रहा है, तो भाई साहब उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है क्योंकि उसकी इनकम इतनी ज्यादा है। और बेटा यहां पर हमारे लिए देखो
तो हमारा यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो बहुत कम है, क्योंकि इनकम भी बहुत कम है। तो इनकम जो है वो सीधे सीधे एक्सपेंडिचर से रिलेट करती है। अब तुम एक बात मुझे बताओ कि भारत में, अब तुम सोच के बताओ कि हम इंडियंस हैं, हमारी इनकम जो है ना बहुत ज्यादा है, हमारे देश की इनकम बहुत ज्यादा है, तो हम खर्चा भी बहुत ज्यादा करते हैं। और हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो उसकी इनकम ही नहीं है, तो बेचारा खर्च भी कुछ नहीं करता। ठीक है, अब तुम सोचो यार, वहां का जो प्रधानमंत्री है अपना इमरान खान, वो वो अमेरिका जाने के लिए उसको प्लेन भी उधार मांगना पड़ता है। दुबई के प्रिंस से प्लेन जो है वो उधार मांगा, और उधार के प्लेन में अमेरिका गया, और प्रिंस ने भी बाद में प्लेन वापस मंगवा लिया, है ना। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, सारे खर्चे किसके बेसिस पर होते हैं? यस, किसके बेसिस पर होते हैं? हाँ, वो होते हैं इनकम के बेसिस पर। तो ध्यान से देखो, कंजम्पशन is a function of income। तो मैंने यहां पे लिखा कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब कंजम्पशन सीधे आधारित है किस पर? इनकम पे। ठीक है यार अजय, तुम ऐसे ऐसी ऐसी बातें करोगे ना तो मैं हंसते हंसते यहीं पे लोटपोट हो जाऊंगा, पता है तुमको बेचारे इमरान खान को, अजय अजय बोल रहा है इमरान खान ऑटो में चला जाता अमेरिका ठीक है, मतलब अब क्वेश्चन मेरा अजय ये है कि वो बैठ के जाता कि चला के जाता, ठीक है, और बीच में 2-4 सवारियां और ले जाता। हाँ चलो, दिस कैन बी presented as under, this can be presented as under। अब भाई साहब सिंपल सी बात है यार, जो कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। भाई सीधी सी बात है कि कंजम्पशन उतना ही होगा जितनी इनकम होगी। ठीक है, तो आप इस बात को कैसे लिख सकते हो? C इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई। आपको याद है ना बेटा, नेशनल इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, तो ये ध्यान रखना, नेशनल इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया कंजम्पशन इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई, मतलब इट इज फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये पॉइंट आया मजेदार वाला। एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेसिकली अपन ये वाली बात लिख तो रहे हैं कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। मतलब ये बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ कंजम्पशन ऐसा होता है जो हमारी इनकम पे आधारित नहीं होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और मेरी बात को बताओ। एक बात मुझे बताइए कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे गरीब लोग हैं, ठीक है, बैगर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है वो बैगर्स के अलावा बेटा हमारे बहुत सारे ओल्ड पीपल हैं, ओल्ड लोग हैं जो हमारे वृद्धाश्रम में रहते हैं। कुछ नालायक बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम के अंदर छोड़ करके आ जाते हैं। अब जरा सोच के बताओ, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये कुछ भी कमाते नहीं है, ये कुछ नहीं कमाते। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी इनकम जीरो है, इनकी इनकम जीरो है। पर आप मुझे बताइए कि क्या ये लोग खाना नहीं खाते होंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये लोग कमाते कुछ नहीं है, पर फिर भी ये लोग खाना खाते हैं। ठीक है, ये लोग अपने इलाज, ये लोग अगर बीमार हो जाते हैं तो ये अपना इलाज जाके करवाते हैं। ठीक है, ये अगर इनको कपड़े नहीं होते तो ये कहीं से लेकर किसी के दान से किसी भी तरीके से ये कपड़े लेकर के पहनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं कह सकते कि कंजम्पशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इनकम, बल्कि कुछ खर्चे ऐसे, मिनिमम लिविंग एक्सपेंडिचर ऐसा होता है कि अगर आपकी इनकम नहीं भी है तो भी आपको ये खर्चा तो करना ही करना पड़ेगा, एंड दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इनकम। वो कंजम्पशन जो है वो इनकम का फंक्शन नहीं है, वो इनकम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। एक बात मुझे बताइए, मैं एक बात, बहुत छोटी सी बात सोचता हूं, जरा जरा दिमाग लगा के बताओ। अभी कोविड के टाइम पर जब लॉकडाउन लगा और सारी की सारी बिजनेसेस बंद हो गए, सारे बिजनेस बंद हो गए बेटा, कोई भी जो आपके घर में पापा वगैरह सब लोग अपनी दुकानें बंद करके बिल्कुल घर में बैठे हुए थे, 1 रुपए की इनकम भी नहीं थी। ठीक है,
अब उस टाइम पर पापा ने एक्स्ट्रा खर्चे जो हैं वो सारे के सारे खर्चे जो हैं वो बंद कर दिए, लेकिन फिर भी घर का जो मिनिमम खर्चा था, घर का जो बिजली का बिल था, जो घर का बिजली का बिल था, जो आपके खाने पीने का खर्चा था, जो आपकी स्कूल की फीस थी, वो खर्चा रुक नहीं सकता था, वो अनअवॉइडेबल खर्चा था। और पापा ने अपनी एफडी तुड़वा करके वहां से पैसा लेकर के आए, पापा अपने दोस्तों से पैसा उधार मांग करके लेके आए, लेकिन पापा वो पैसा लेकर के आए और पापा ने वो खर्चा किया। इसका मतलब वो खर्चा जो है वो खर्चा इनकम का मोहताज नहीं है, वो खर्चा रुक नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा जो कंजम्पशन है वो इनकम का फंक्शन नहीं होता है, वो पूरा का पूरा इनकम का फंक्शन नहीं होता, बल्कि कुछ खर्चा अनअवॉइडेबल होता है। और बेटा उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बेटा आप मुझे बताइए कि अगर मैं ऐसा लिख दूं कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब जितनी आमदनी होगी उसी हिसाब से खर्चा होगा, तो ये बात इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, लिखो प्रैक्टिकली every human has some compulsory expenses which can't be avoided even though there is no income. Every person will make this expenditure from his past savings or from borrowings if he has zero income. This is known as ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। बेटा ये हम लोग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ब्रैकेट में लिख लेना ए। इसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। तो बेटा ये जो खर्चा है ये ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है। तो इसके मुताबिक ये हुआ कि कंजम्पशन का फॉर्मूला फंक्शन ऑफ वाई नहीं होना चाहिए, कंजम्पशन का फॉर्मूला होना चाहिए ए प्लस बी वाई। अब यहां पर मैं तुमको बता दूं, मैंने यहां पे लिख दिया कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। ठीक है बेटा, लेकिन वो सेविंग्स पास्ट सेविंग्स है ना, पास्ट सेविंग्स है। ठीक है, इसलिए एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी इनकम जीरो होती है तो भी आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर चलता रहेगा। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं डिस सेविंग, मतलब हमारी जो पुरानी सेविंग्स है वो टूट रही हैं। ठीक है, या फिर हमें बोरो करना पड़ रहा है इस खर्चे को करने के लिए। ठीक है, हाँ सुजंग, सेविंग जो है वो इनकम का पार्ट होती है बेटा, लेकिन वो पास्ट की बात हो रही है। आज मेरे पास इनकम नहीं है, एक बात मुझे बताओ, सोच के जवाब देना कि तुम अभी कोविड के टाइम पर अपन ने सबने देखा कि हमारी इनकम जीरो थी पर घर के खर्चे सारे हो रहे थे। अब घर के वो सारे खर्चे कहां से हो रहे थे? पास्ट पिछले 10 साल में 20 साल में पापा ने जो सेविंग्स करवा रखी है, पापा ने वहां से ये सारे के सारे खर्चे किए हैं। तो आप मुझे बताओ कि आप लोगों को ये वाली बात मालूम है कि जो नेशनल इनकम की हम लोग बात करते हैं वो नेशनल इनकम हमेशा ईयर वाइज निकलती है। तो यहां पर जब मैं इनकम की बात कर रहा हूं, ये इनकम करंट ईयर की इनकम है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर अपन लोग सेविंग से कर रहे हैं, ये सेविंग करंट ईयर की सेविंग थोड़ी है, ये तो लास्ट ईयर्स की सेविंग है, ये तो लास्ट ईयर्स की इनकम है। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर की इनकम का पार्ट है बेटा, ये करंट ईयर की इनकम का पार्ट नहीं है।
मैं करंट ईयर की इनकम की बात कर रहा हूं। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? सुजंग ने बोल दिया सर समझ में आ गया, क्लियर, ओके। अब मेरी बात को सुनो। तो यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि सर कंजम्पशन इज नॉट क्लियरली अ फंक्शन ऑफ इनकम, बल्कि कंजम्पशन इज ए प्लस बी वाई। ए मतलब ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, मतलब ये वो खर्चा है जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ये कांस्टेंट फिगर है, दिस इज अ कांस्टेंट फिगर, इसका कोई लेना देना इनकम के साथ में नहीं है। लेकिन अब आप यहां पे बोलोगे सर अब तक तो हम लोग ए से निपट रहे थे, वाई से निपट रहे थे, अब ये बी क्या आ गया? बी का मतलब होता है हमारी खर्च करने की आदत। हमारे देश में लोगों की खर्च करने की आदत को हम लोग बोलते हैं बी, और इसका पूरा नाम होता है, इस बी का मतलब होता है एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मेरी बात को सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा तुम्हें, मजा आ जाएगा तुमको। अब जरा दिमाग लगाना। यस, क्यों करंट ईयर की सेविंग क्यों? अरे भाई यहां पर मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि इस साल कंजम्पशन कितना होगा। ठीक है, तो जो जरूरी आइटम है वो तो खरीदने हैं, फिर उसके अलावा जो हमारी इनकम हो रही है उस इनकम का भी एक प्रपोर्शन हम लोग जरूर से खर्च करते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग बोल रहे हैं बी वाई। अब एक बार पहले मेरी पूरी बात को सुनो। यस, अब मेरी पूरी बात को सुनो, और पूरी बात को सुनने के बाद में फिर आप लोग मेरे से सवाल पूछेंगे, और उसके बाद में मैं आप लोगों को बड़े मजे से एक एक बात का जवाब दूंगा, इसलिए प्लीज मेरी बात को सुनो। बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी मैं मार्जिनल की बात नहीं कर रहा, अभी मैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहा हूं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है आपकी अपनी इनकम को खर्च करने की आदत क्या है, दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी मैं तुमको बताता हूं कि अगर मान लीजिए अगर तुम्हारे पापा जो हैं वो बहुत दिलदार आदमी है, ठीक है, अब तुम्हारे पापा जो हैं वो बड़े दिलदार आदमी है, मस्त एकदम पैसे वैसे मस्त खर्च करते हैं तुम्हारे पापा। पापा बोलते हैं जो जीना है वो आज में जीना, आगे का किसने देखा है। ठीक है, अब हो सकता है तुम्हारे पापा 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और 90,000 खर्च कर देते हैं और 10,000 सेव करते हैं, 10,000 सेव करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पापा अपनी 90% इनकम खर्च करते हैं। इसका मतलब तुम्हारे पापा की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? 90%। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब अपनी इनकम को खर्च करने का प्रपोर्शन क्या है? 90%। अब जैसे मेरा जैसा गरीब आदमी है, ठीक है, मेरे को लगता है कि यार इस महीने तो कमाई हो गई, अगले महीने पता नहीं क्या होगा, तो मैं थोड़ा कंजूसी से चलता हूं। अब अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं तो मैं उसमें से 40,000 खर्च करता हूं और 60,000 जो है वो मैं जोड़ लेता हूं। तो 40,000 में खर्च करता हूं, 60,000 में सेव कर लेता हूं। तो आप मुझे बताइए कि मैं अपनी इनकम का 40%, मैं अपनी इनकम का 40% जो है वो मैं क्या कर रहा हूं? कंज्यूम कर रहा हूं। इसका मतलब मेरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है? 40%। आ रही है मेरी बात समझ में? अब यहां पे मैं आम आदमी के, मैं एक एक आदमी की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं पूरे भारत की बात करूं कि यार पूरे भारत में जो लोग हैं उनका एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, उनका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, तो दैट इज कॉल्ड बी। उसे मैं यहां पे लिख रहा हूं बी के रूप में। तो एक बात को समझना, हर देश के नागरिकों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिफरेंट होती है। अब एक बात मुझे बताओ, तुम सोच के जवाब देना, तुम मेरी बात को एकदम समझ जाओगे। बेटा मैं मैसेज यहां पे सारे देख रहा हूं, पर अभी मैं थोड़ी देर रुक करके जवाब दूंगा, पहले मैं अपनी पूरी बात खत्म कर लूं। एक बात आप लोग सब लोग जानते हो, और अभी आप लोग मेरी बात से अभी आप लोग मेरी बात को क्लिक कर जाओगे, एकदम दिमाग में बात चल जाएगी। एक बात मुझे बताओ कि इंडियंस की खर्च करने की आदत ज्यादा है या अमेरिकन की खर्च करने की आदत ज्यादा है? सोच के बताओ। इंडियन ज्यादा इनकम, अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन खर्च करता है या अमेरिकन अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन खर्च करते हैं? बोलो। यस गाइस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। जल्दी से मुझे जवाब दो कि इंडियंस की खर्च करने की आदत ज्यादा है या अमेरिकन की खर्च करने की आदत ज्यादा है। शुभम का जवाब है अमेरिकन, दीक्षा का जवाब है अमेरिकन, सुजन का जवाब है अमेरिकन, और हर्ष बोलता है हिंदू भारत माता की जय। ये बोल रहा है इंडियंस की खर्च करने की आदत ज्यादा है। अच्छा, आकर्ष भी बोल रहे सर इंडियन ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। बेटा एक बात मुझे बताओ कि तुम इंडिया के कौन से हिस्से में रह रहे हो जहां पे इंडियन अमेरिकन से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं? तुमको पता है अमेरिकन इकोनॉमी नेगेटिव है, तुमको मालूम है? अमेरिका का आदमी जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च करता है, वो लोन लेकर के खर्च करता है, वो क्रेडिट कार्ड पे अपनी जिंदगी जी रहा है, मतलब वो जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च कर देता है वो। ठीक है,
तो उनका जो प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन है वो तो इनकम से भी ज्यादा है, ठीक है। हाँ, इंडियंस बोले जा रहे, अजय अजय और चंचल भी बोल रहे हैं इंडियंस, क्रिश बोल रहा है अमेरिकन, हाँ भूपेंद्र भी बोल रहा है अमेरिकन, सुरवा सुरवा भी बोल रहा है अमेरिकन, हाँ जानवी भी बोल रही है अमेरिकन, ऋषि भी बोल रहा है अमेरिकन, लेकिन हर्ष बोल रहा है अमेरिका वाले तो सेव ज्यादा करते हैं ना। अरे हर्ष, अमेरिका वाले सेव वेव कुछ नहीं करते, वो तो अभी अपने यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, अपने यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बेटा पैदा हुआ और बेटे के पैदा होते ही पिताजी को लगता है मैं इसके लिए जमीन जायदाद छोड़ के जाऊंगा बहुत सारी, ठीक है। और इधर बेटी हुई तो माता पिता बोलते हैं मैं इसकी शादी में 2 करोड़ रुपया लगाऊंगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर तो पहले ही माँ बाप क्या करते हैं, जिम्मेदारियां लेकर के बैठ जाते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, वहां पर जब शादियां होती हैं तो बच्चे अपनी शादियां अपने पैसों से करते हैं, वहां माता पिता को पैसे नहीं लगाने होते, तो वहां पे लोग सेव नहीं करते, सारा पैसा खर्च करते हैं, हाँ अमेरिकन। अब ऑब्वियस ही बात है कि अमेरिकन की अपनी इनकम को खर्च करने की आदत ज्यादा है, वहां प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है, और इंडियंस अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा सेव करते हैं, तो इंडियंस की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है। और बेटा ये जो खर्च करने की आदत है इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर है मेरी बात? अब सुनो, अब यहां पे अजय क्या बोल रहा है, अरे सर हम कमाते ही नहीं तो खर्च क्या करेंगे। बेटा अजय, मुझे पता है बेटा तुम फालतू की बात कर रहे हो, बेटा अगर तुम कमाते नहीं हो फिर भी तुम खर्च पूरा करते हो। बेटा जिन्हें तुम टहलाने लेके जाते हो, घुमाने लेके जाते हो, जिनका रिचार्ज करवाते हो, ठीक है, जिन्हें तुम खिलाते हो पिलाते हो, हाँ वो पैसा कहां से लाते हो फिर। हाँ, अब यहां पे भूपेंद्र बोल रहा है सर भी जयपुर में MI 30-40 प्लॉट खरीद रखी है। अच्छा क्या बात है भूपेंद्र, मतलब रईस आदमी हो तुम यार, जयपुर में 30-40 प्लॉट खरीद रखे हैं तुमने। हाँ अभी मार्जिनल प्रोपेंसिटी पे आ रहा हूं। बेटा एक बात ध्यान रखो, मैंने अभी तक मार्जिनल नहीं बोला है, अब तक मैंने सारे सेंटेंसेस में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला है, ठीक है। मार्जिनल वाली बात अभी बाद में बताऊंगा। अच्छा अजय बोल रहा है सर लड़की छोड़ गई तो बेटा तुम घुमाओगे नहीं, फिर टहलाओगे नहीं, घुमाओगे नहीं खिलाओगे नहीं पिलाओगे नहीं, रिचार्ज नहीं करवाओगे, तो बेटा ऐसा बॉयफ्रेंड एसेट नहीं होता, लाइबिलिटी होता है, डेट होता है। तो वो बेचारी लड़की छोड़ करके गई, एकदम परफेक्ट किया उसने, बढ़िया किया, ठीक है अच्छा अब सुनो, अब जरा मेरे को ये समझाने दो। सबसे पहली बात मुझे बताओ, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब समझ में आ गया। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है आप अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्च करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। बेटा मैम देख रही है, इसलिए बेटा मैं तुमको बता दूं, ये जीवन का सत्य है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताता हूं। मैं मैम को टहलाता भी हूं, घुमाता भी हूं, खिलाता भी हूं, पिलाता भी हूं, और क्या बोलते हैं उनका रिचार्ज भी करवाता हूं, ठीक है, उनके सारे खर्चे उठाता हूं, तभी तो मैम यहाँ पे हैं। हाँ वरना मेरी हालत भी तुम्हारी जैसी हो जाती अजय, मैडम मुझे भी छोड़ के चली जाती ठीक है। यस आ जाओ। अब गाइस छोड़ो ना यार ये वाली बातें सब, अब छोड़ो 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 ये सब बातें छोड़ो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनो सुनो सुनो, अब बातें नहीं, अब सुनो। अभी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाली बात तो समझ में आ गई, खर्च करने की आदत, खर्च करने का प्रपोर्शन। अब मार्जिनल की बात सुनो। मार्जिनल का मतलब होता है कि यदि आपकी इनकम में चेंज आता है तो आपके कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका खर्चा कितना बढ़ता है, उस प्रपोर्शन को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप लोग जानते हो यार मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो बस यहां पर वही एक्स्ट्रा वाली बात है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके खर्चे कितने बढ़ते हैं, उसके प्रपोर्शन को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैं इसका एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बेटा अगर मेरी इनकम 100 रुपए बढ़ती है तो मेरे खर्चे 80 रुपए बढ़ जाते हैं। मेरी इनकम अगर 100 रुपीज बढ़ती है तो मेरे एक्सपेंसेस 80 रुपीज इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेटा मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, मेरा इनकम को खर्च करने का प्रपोर्शन क्या होगा। सर आपका खर्चा बढ़ा 80 जब आपकी इनकम बढ़ी 100,
तो सर इससे एक बात समझ में आती है कि आप जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम कमाओगे उसका 80% आप खर्च कर दोगे. दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. वैसे मैं आपको बता दूं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में अभी अपन आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना. तो अभी आप मेरी बात को सुनो. मार्जिनल प्रोपेंसिटी का मतलब होता है यदि आपकी इनकम बढ़ती है तो उस एक्स्ट्रा इनकम में से आप कितना पैसा खर्च कर दोगे, उस प्रपोर्शन को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. क्लियर है मेरी बात? चलो, बात समझ में आ गई. अरे अजय काला जी घर पे ही बैठा हूं. हाँ, और क्या. और भाई मैं बहुत रोमांटिक हस्बैंड हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है. हाँ हर्ष, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम, ठीक है. अच्छा चलो, अब जरा जल्दी से मेरे साथ में ये वाली बात लिख लो. अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना, जब मैं इस पूरे चैप्टर में जहां जहां पे मैं वाई लिख रहा हूं, वाई का मतलब मेरा डिस्पोजेबल इनकम ही है. या आप एक काम करो, लिख लो वाईडी, लिख लो. वाईडी का मतलब हो गया डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है. अब टू सेक्टर मॉडल के अंदर तो जो इनकम है वही डिस्पोजेबल इनकम भी है, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर है ही नहीं, और गवर्नमेंट सेक्टर है ही नहीं तो जो इनकम है वही डिस्पोजेबल इनकम भी है, क्योंकि टैक्स है ही नहीं यहां पे, ठीक है. अच्छा, लेकिन आगे जाके आएगा. आगे जाके जब अपन थ्री सेक्टर मॉडल में आएंगे तब वो टैक्स आ जाएगा, ठीक है. इसलिए मैंने यहां पे साफ लिखा है वाईडी. एक काम करो, लिख लो वेयर C is equals to consumption of goods, A is equals to autonomous consumption, autonomous consumption, B is marginal propensity to consume, YD is disposable income, YD is डिस्पोजेबल इनकम. तो बेटा यहां पर मैंने आप लोगों को कंजम्पशन फंक्शन जो है वो यहां पर मैंने आपको लिखवाया. मैंने आपको बोला कि कंजम्पशन फंक्शन के बारे में सिंपल सी बात बोली जाए तो कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन इनकम. लेकिन बाद में बेटा हमने इसे प्रैक्टिकली और एक्सप्लेन किया, तो हमने बोला कि वास्तव में जो कंजम्पशन है दैट इज नॉट कंप्लीटली बेस्ड ऑन इनकम, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम लोग अपने रोक नहीं सकते. अगर इनकम जीरो है तो भी आपको ये खर्चा करना ही करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, और वो हम लोग डिनोट करते हैं ए से. फिर बेटा इसके अलावा कुछ इनकम ऐसी, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमारी इनकम पे निर्भर करते हैं, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हमारी ये खर्चे भी बढ़ते जाते हैं. और बेटा उन खर्चों को हमने डिनोट किया किससे? बी इंटू वाई डी से. बी का मतलब हमारी खर्च करने की आदत, और वाई डी का मतलब हमारी डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है. वाई का मतलब, वाई डी का मतलब हमारी डिस्पोजेबल इनकम. क्लियर है बात? अब एक बात को सुनो, ये कंपल्सरी एक्सपेंडिचर है और ये डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर है. ये खर्चा हमारी मजबूरी है, हम इसे रोक नहीं सकते, और ये वो खर्चा है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी इनकम के बेसिस पे करते हैं. जब ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा खर्च करते हैं, कम कमाते हैं तो मारुति चलाते हैं, ज्यादा कमाते हैं तो बीएमडब्ल्यू खरीदते हैं, ठीक है. दैट इज द सेम थिंग, वो वाली बात है, ठीक है. चलो, हाँ जी. अब यहां पे शुभम बोल रहा है अजय भाई जब आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था ना तब मैंने शूज परचेज किए थे, बस फर्क ये है शूज आज तक मेरे पास हैं. हाँ 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 बेटा, बेटा शुभम, ये जो शूज तुम्हारे पास आज है ना, अभी पापा ने मैसेज देखे ना तुम्हारे ये वाले, तो यही शूज तुम्हारे काम में भी आएंगे और पापा के काम में भी आएंगे. नालायक. हाँ, बेचारे अजय कालो को सब चिढ़ाने में लग रहे हो. हाँ, मैं बता रहा हूं, बल्कि उल्टा होना चाहिए तुम्हें. तुम्हें अपने दोस्त का साथ देना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए अजय तुम चिंता मत करो, ठीक है. हम तुम्हारे लिए नई गर्लफ्रेंड जो है वो ढूंढेंगे, हम तुम्हारे लिए, हम तुम्हारी मदद करेंगे. हाँ, और क्या.
सी हर्ष बोल रहा है पहले पढ़ लो। बेटा पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में फिर शादी होगी, गर्लफ्रेंड नहीं होगी, ठीक है? यस। ओके। शुभम तिवारी बोल रहा है और 11 की मार्कशीट और बचपन की मोहब्बत कहीं काम नहीं आती है। यार तुम लोगों के डायलॉग देखो यार। भाई एक बात बता शुभम, ये डायलॉग सोचते कैसे हो तुम लोग? 11th की मार्कशीट और बचपन की मोहब्बत कहीं काम नहीं आती। तुमको पता है दिस इज गोइंग टू बी एपिक डायलॉग, और मुझे लगता है कि आने वाले बैचेस को भी मैं ये वाला डायलॉग पक्का सुनाया करूंगा कि 11th की गजब यार गजब। तुम लोग भी यार मतलब गजब है। सर अब अजय भाई सीए बन के ही इंतकाम लेगा। ओके ठीक है। वैसे मैं तुमको बता दूं, मतलब एक बात को समझना, सीए आपने करना शुरू कर दिया ना, फिर उसके बाद में सीए होते होते आप किसी से इंतकाम लेने लायक रहते नहीं हो, ठीक है? मेरे पास एक मैसेज आया था, ठीक है? वो था फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के टाइम और फाइनल के टाइम पर बच्चों के सेंटेंसेस में चेंज आते हैं। मतलब फाउंडेशन का जब पेपर, फाउंडेशन में जब बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाता है और फाइनल का जब एग्जाम लिखता है तो उसकी भावनाओं में चेंज आता है। कैसे पता है? फाउंडेशन में जब वो रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसका होता है मैंने सीए ले ली, ये उसका स्टेटमेंट होता है। और जब वो फाइनल के पेपर लिख रहा होता है तो उसका डायलॉग बन जाता है सीए ने मेरी ले ली। ठीक है? तो मतलब ये समझो सीए 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 करने वाले जो स्टूडेंट है वो किसी से इंतकाम नहीं लेते, एक्चुअली वो खुद से इंतकाम ले रहे होते हैं, ठीक है? एक पॉइंट था कि अगर आप अपनी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं करते, अगर आपको मौज मस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर आपको बाहर घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, लोगों से आपको नफरत है, आपको अपने कमरे में रहना पसंद है, तो आप सीए कर लो। ठीक है? चलो 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 ओके। चलो गाइस, अब एक बात को जल्दी से मेरे साथ में रिवाइज कर लो। मैंने आज आप लोगों को यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में, कल मैंने आपको सर्कुलर फ्लो समझाया था। सर्कुलर फ्लो मेरे हिसाब से आप सब बच्चों को याद रहेगा। और सर्कुलर फ्लो के बाद में मैंने आप लोगों को 2 सेक्टर इकोनॉमी की अजम्पशंस बताई थी। भैया 2 ही सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। तीसरी बात, फॉरेन सेक्टर जो है वो भी नहीं है। सारे फैक्टर सर्विसेज जो है उनका मालिक हाउस होल्ड है। सारा का सारा फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को मिलता है, हाउस होल्ड उस पैसे को खर्च कर देता है। और एक और बात, जो बिजनेस सेक्टर है वो कोई प्रॉफिट रिटेन नहीं करता है। बिजनेस सेक्टर सारा का सारा अमाउंट जो भी उसे रिसीव हुआ है वो फैक्टर पेमेंट के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये वाली असम्पशन लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद में फिर बेटा यहां पर मैंने आप लोगों को टर्म्स के बारे में समझाना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था एग्रीगेट डिमांड के बारे में। मैंने बताया था बाजार में 2 चीजों की डिमांड होती है, एक कंज्यूमर गुड्स और एक इन्वेस्टमेंट गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स दोनों के टोटल को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद में बेटा मैंने यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन के बारे में आपको बताया था, और मैंने आपको बताया था बेटा कंजम्पशन फंक्शन जो है वो, कंजम्पशन जो है वो हमारी इनकम के ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। लेकिन उसके बाद में मैंने आपको बताया कि बाद में हमने प्रैक्टिकली जब इस बात को देखते हैं तो हम इस चीज को थोड़ा सा बदल के देखते हैं और हम लोग बोलते हैं नहीं, पूरा कंजम्पशन जो है वो इनकम का फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन का भी पार्ट होता है। वो ऐसा खर्चा है जो हमारी जीरो इनकम पे भी हमें करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। तो हमारा फॉर्मूला बन गया कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई डी। वाई डी का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम, और 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो इनकम है वही डिस्पोजेबल इनकम है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है ही नहीं, कोई टैक्स होता ही नहीं है, ठीक है? यस। ऋषि अभी सेविंग वाली बात के ऊपर मैं आगे आऊंगा। सेविंग वाली जो बात है उसे मैं कल कनेक्ट करके आपको समझाऊंगा, इसलिए अभी आगे मत चलो। अभी क्लास के बिगिनिंग में अजय भी ये वाली बात पूछ रहा था, सर सेविंग वाली बात। तो अजय वो सेविंग वाली बात जो पूछ रहा था वही वाली बात अभी तुम यहां पर पूछ रहे हो। ये दोनों बातों को मैं कल की क्लास में कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना? ओके, क्या बात है? ओके सुजंग, बिल्कुल अपन लोग कोशिश करेंगे कि कल से क्लास की ड्यूरेशन और बढ़ा देते हैं, कल से क्लास की ड्यूरेशन और ज्यादा कर देंगे। नो प्रॉब्लम इज देयर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? अच्छा सुनो मेरी बात को। इसके बाद में बेटा मैंने यहां पर आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि प्रैक्टिकली जब हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन को लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई डी। और बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी इनकम आती है
तो आप उस इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्च करते हो, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब एक बात मुझे देखो, यहां पे मेरा कंजम्पशन कितना है, ये मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन है और ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम का 80% है। तो मैं अपनी इनकम का 80% खर्च करता हूं एंड एट द सेम टाइम ए वो खर्चा है जो मैं जीरो इनकम पे भी करता हूं। तो ए प्लस बी वाई डी ये हमारे देश का टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। क्लियर है बात? यस 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 यस। तो चलो जल्दी से मुझे बताओ कि जितनी बातें मैंने यहां पे आज आप लोगों को लिखवाई है वो वाली बात, सारी बातें समझ में आ गई? टू सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो, नंबर 2 अजम्पशन, नंबर 3 एग्रीगेट डिमांड और नंबर 4 कंजम्पशन फंक्शन। कल की क्लास में मैं तुम्हारे साथ में डिस्कस करूंगा कंजम्पशन के बाद में अब एग्रीगेट सप्लाई की बात करूंगा। कल की क्लास में मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करूंगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करूंगा, मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करूंगा, मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करूंगा। ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कल की क्लास में। कल की क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको फॉर्मूला जो आगे जाके बनेंगे उनका आधार जो है, उनका बेस जो है वो हम लोग कल बनाएंगे। ठीक है, यस। तो गाइस जल्दी से मुझे बता दो, ऑल क्लियर? पूरी बात याद है? यस, पूरी बात याद रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आगे चलता जाऊं और हम लोग पीछे की बातें भूलते जाएं, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ। आज के लिए इतनी ही बात, आगे की बात मैं तुम्हारे साथ में करूंगा कल की क्लास में। और कल की क्लास जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस नहीं होनी चाहिए। शुरुआत से ज्वाइन कर लेना, शुरुआत वाला पोर्शन भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी बातें कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, फिर आप लोगों को आगे समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।